नमस्कार दोस्तों, मैं ललित स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य डिस्कशन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में डिस्कशन कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जैसे कि आप सभी का टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी का हो गया और अन्य भर्तियां हो गई जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, एक-एक बारीकी से देखेंगे और आधुनिक काल में भारतेंदु युग से आधुनिक काल में जो सामान्य प्रश्न बनते हैं और भारतेंदु युग दोनों को मिलाकर 60 प्रश्न हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे द्विवेदी युग। पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं भारतेंदु युग। हम लोगों ने दोस्तों हिंदी साहित्य के 4 कालों में से 3 काल कंप्लीट कर लिए हैं। रीत काल तक कंप्लीट कर लिए। पिछली वीडियो रीत काल पर ही था जिसमें 90 प्रश्न हम लोगों ने डिस्कशन किए थे लास्ट वीडियो में। अब चौथा काल है आधुनिक काल। 5वां चैप्टर है, क्योंकि एक चैप्टर हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, उसके बाद में हिंदी साहित्य का काल विभाजन चलता है, जिसमें काल विभाजन में यह चौथा काल है आधुनिक काल। ठीक, तो भारतेंदु युग इसमें का एक पार्ट है, तो भारतेंदु युग हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और सामान्य आधुनिक काल से जो 10-11 प्रश्न बनते हैं वो भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, तो टोटल 60 प्रश्न था, तो हमने सोचा एक वीडियो में ही समेट देते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग-अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो 1 घंटे में नहीं होगा, लेकिन 40-45 मिनट में आप सभी के 60% डिस्कशन हो जाएँगे, ऐसा मानना है मेरा। अगर आगे बढ़ता भी है 2, 4, 10 मिनट, तो आप सभी का बिगड़ेगा नहीं, 10-5 मिनट आप लोग एक्स्ट्रा देख सकते हैं। यह क्लास ओरिएंटेड है बीपीएससी बिहार की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, टीआरई 4 और टीआरई 5, उसको डेडिकेटेड है और उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ चलाई जा रही है। और साथ में दोस्तों यह कवर करता है यूपी टीजीटी, पीजीटी, अगर आप सभी का आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है। एस्टेट आप सभी लोग देंगे ही सेकंड फेज का। अगर यही सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोगों को कुछ भी एक शब्द कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से क्वालीफाई हो जाएगा। यह वादा ही नहीं, आत्मविश्वास है, बहुत तगड़ा आत्मविश्वास है और सब किया हुआ है, सबका एक्सपीरियंस है, सब कुछ कहीं से कुछ छूटा नहीं, जितना बता देते हैं उतने पत्थर की लकीर है। अगर आप लोग इतना ही करते हैं तो आप सभी का एस्टेट क्वालीफाई हो जाएगा, जो 75 नंबर का आता है। 75 नंबर क्वालीफाइंग होता है, 150 नंबर का पेपर बनता है। ठीक है, तो 75 नंबर आप सभी लोग डिस्कशन क्वालीफाई कर लेंगे, ये वादा है। फर्स्ट पेपर में आप सभी के लिए व्याकरण स्टार्ट होने वाले हैं। ग्रामर दोस्तों हम लोग थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए ग्रामर निकल जाता है, वैसे व्याकरण कहना चाहिए। व्याकरण हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी के साथ में। एक दिन आएगा व्याकरण, एक दिन हिंदी साहित्य आएगा। ठीक है, फिर शाम को आप सभी को 6 बजे एक-एक दिन छोड़-छोड़ के प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो 1 हफ्ते में 4 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग देखना ना भूलिए और जुड़ना ना भूलिए। कंटिन्यू जुड़िए इस सीरीज़ से, आप सभी को लाभ 100% होगा। ठीक है, अगर नहीं लाभ होता है तो आप लोग सीरीज़ ना देखना, पैसे तो दिए नहीं जो वापस कर देंगे हम। ठीक है, तो फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल के माध्यम से आप सभी को नोट्स डिस्कशन किए जाएँगे। नोट्स जो पेड बैच के होंगे, विभिन्न पेड बैच के होंगे, आप सभी को डिस्कशन किए जाएँगे और आप सभी को ऐसे-ऐसे नोट्स दे दिए जाएँगे, आप सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। अगर वही देख के जाते हैं तो 80 में से 75 प्रश्न टीआरई में बन जाएँगे और स्टेट का अगर 150 प्रश्न का देते हैं तो आप सभी के 80 प्लस ही रहेंगे, 80 प्लस रहेंगे। कोई-कोई तो 100 ले आएगा, कोई-कोई 112 ले आएगा, 110 ले आएगा, 120 ले, जितना भी पोटेंशियल होगा देखने का आप सभी का, उतने नंबर आप सभी के आ जाएँगे। ठीक है? तो अगर आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, ज्वाइन हो जाइए। टीआरई 4 5 की तैयारी करते हैं, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। स्टेट की तैयारी करते हैं तो इसी पर डिपेंड हो जाइए, आप सभी को कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो टीआरई 4 और 5 के लिए स्पेशल है, आप सभी की 80 में से 75 दिलाने का वादा है, तो 80 में से 75 आएँगे और जब पेपर हो जाएगा आप सभी को एक-एक प्रश्न इसी सीरीज़ से मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, दिखाएँगे भी। तो 60 प्रश्न हम लोग ताबड़तोड़ डिस्कशन करने वाले हैं और हम लोगों ने थंबनेल को बहुत डिस्कशन कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर डालिए। ठीक है, कुछ लोग कुछ बहनें हैं, कुछ छात्राएँ हैं, कुछ बड़ी बहनें हैं, तो वो कुछ भाई हैं, कुछ बड़े भाई हैं, तो कमेंट बॉक्स में कभी-कभी ऐसी चीज़ें डालते हैं तो मज़ा आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, कोई बहन डाल दी थी कि ये क्वेश्चन आप सभी का आपका गलत है। ठीक, संत काव्य धारा से संबंधित हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, शायद 60 प्रश्न नंबर था, वह मेरा गलत हो गया था, मुझे बताने में थोड़ा त्रुटि हो गई थी, तो एक बहन ने डाल दिया था ये कि आप सभी का ये आपका गलत प्रश्न बताए हैं, तो उसको मैंने भूल सुधार में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया था। तो ऐसे ही आप सभी के लिए उम्मीद है ऐसे ही डेडिकेशन के साथ में देखेंगे तो आप सभी के 80 में से 75% कोई नहीं रोक सकता है। उस बहन के 80 में से 75% आएँगे, आएँगे 100% आएँगे और अगली बार वो सिलेक्टेड होगी। ठीक है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन देर ना करते हुए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना इस प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। ठीक है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में गद्य के आविर्भाव
सबसे प्रधान घटना है। यह कथन किसका है? तो यह सभी को बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। बीपीएससी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2023 में, मतलब टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल के और भी कथन देख लीजिए। दूसरा कथन यह है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। किससे हुआ? नाटक से हुआ। तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ है कि प्रेम सागर है, भाग्यवती है, किस कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान है सदल मिश्र की रचना। ठीक है, यह एनवीएस टीजीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए, एनवीएस टीजीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना बताइए। तो नासिकेतोपाख्यान है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आप सभी लोग समय देना, समय के साथ साथ में आप सभी को पूरी पूरी चीजें डिस्कशन की जाए। कारण ये है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप सभी के लिए डिस्कशन किया जाए, क्योंकि हम कहते हैं 80 में से 75 प्रश्न आएंगे। तो आप लोग मेरे ऊपर अगर इतना भरोसा रखते हैं तो थोड़ा बहुत आप सभी को समय देना पड़ेगा, डिस्कशन देखना पड़ेगा। तो सदल मिश्र से संबंधित जो डिस्कशन है आप सभी को देखना चाहिए। यह आप सभी के सामने पैसेज है, इसको पूरा कंठस्थ कर लीजिए। सदल मिश्र बिहार के निवासी थे। कहाँ के थे? बिहार के निवासी थे। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता कलकत्ता में भाषा पंडित या भाषा मुंशी के रूप में कार्य किया था। नासिकेतोपाख्यान, जिसे चंद्रावती भी कहते हैं, रामचरित्र या रामचरित्र हिंदी पार्सियन वैकोबलरी उसे कहते हैं, इनकी रचना है। ठीक है, तो हिंदी पार्सियन वैकोबलरी में इनकी रचना है। रामचरित्र अध्यात्म रामायण का हिंदी अनुवाद है। किसका अनुवाद है? अध्यात्म रामायण का हिंदी अनुवाद है रामचरित्र। इतना याद रखना, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को लिए। सदल मिश्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए प्रश्न है सदल मिश्र से संबंधित। अभी आगे आप लोग देखना, ये पैसे डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे डिस्कशन करना नहीं, 10-12 प्रश्न इसी से मिल जाएंगे। लल्लू लाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषा मुंशी थे, आगरा के निवासी थे। लल्लू लाल कहाँ के थे? आगरा के निवासी थे। यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए लल्लू लाल इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार टीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो सदल मिश्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले प्रेफरेंस देगा सदल मिश्र को, अगर यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो लल्लू लाल को देगा। दोनों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रेफरेंस दिए जाते हैं, याद रखना। ठीक, लल्लू लाल आगरा के निवासी थे। प्रेम सागर इनकी रचना थी। ठीक है, आगरा के निवासी। सिंहासन बत्तीसी बैताल पचीसी, सॉरी, लल्लू लाल की रचना है आगरा के निवासी, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला, और शकुंतला इनका नाटक था। ठीक, माधोनल इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। ठीक, याद रखना, अगर बाई चांस कुछ बाई मिस्टेक मुझसे निकल जाए तो आप लोग क्षमा करना। आप लोग थोड़ा हमसे ज़्यादा होशियार होंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत संशोधन कर लेना। ठीक है, इंसा अल्लाह खां, उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी इनकी रचना है। ठीक, इंसा अल्लाह की बार बार पूछी गई कहानी, रानी केतकी की कहानी ये बहुत बार पूछी गई, मतलब हजारों बार पूछी गई। यह है उदय भानचरित, जिसे कहते हैं, इसका पूछा गया है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदय भानचरित है। ठीक, जो कि इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ की रचनाकार है। तो यह भाषा योग वशिष्ठ आप सभी को ऑप्शन में अगर दिया गया है तो यह प्रश्न बनकर भी आया है 1-2 बार कि भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो राम प्रसाद निरंजनी की है। तो यह हिंदी खड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं लल्लू लाल और सदल मिश्र, आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ नीचे कुछ लिखा हुआ, भाग्यवती पंडित श्रद्धाराम फल्लौरी द्वारा 1817 में, कब? 1817 में रचित उपन्यास है। ठीक, भाग्यवती याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भाग्यवती आप सभी के ऑप्शन में था तो इसलिए भाग्यवती दिया गया। श्रद्धाराम फिल्लौरी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। अब आप सभी को कहीं भी गलती नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने पैसेज डिस्कशन कर लिया है। प्रेम सागर के लेखक कौन? अभी हम लोगों ने देखा था प्रेम सागर के लेखक कौन थे, आगरा के निवासी के लेखक कौन थे, और प्रेम सागर के लेखक कौन थे? तो लल्लू लाल थे। कौन थे? लल्लू लाल, ये भाषा मुंशी थे। ठीक है, इनको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? आप सभी को बताना है। एक सेकेंड, हाँ, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? आप सभी को बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक गद्य के जनक पूछ रहे हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, 47वें असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। 2011 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, नहीं है बताना है आप सभी को। ठीक, 2021 में पूछा गया प्रश्न है टीजीटी में। ठीक, 2021 में। आषाढ़ महात्म में, ठीक है, पहला हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया अपवर्ग पंचक, सी हो गया भक्त सर्वस्व, और डी हो गया हिंदी भाषा। कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं? आप सभी को आंसर बताना है। टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को आंसर बताना है। आषाढ़ महात्म में,
अपवर्ग पंचक कौन सा है? वही में से आप सभी को बताना है। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह पैसेज भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को देखना चाहिए। भक्त सर्वस्व अपवर्ग पंचक तथा हिंदी भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, जबकि आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु की रचना नहीं है। आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, आप सभी को याद रखना है। और यहाँ पर देख लीजिए प्रमुख रचना है। वैशाख महात्म्य किसकी रचना है? बैकुंठ मणि शुक्ल जी की रचना है, ये भी याद रखना है। वैशाख महात्म्य किसकी रचना है? बैकुंठ मणि शुक्ल जी की रचना है। भाषा युग वशिष्ठ ऊपर हम सब लोग पढ़ के आए हैं, रामप्रसाद निरंजनी जी की रचना है। और रूपक हम लोगों ने देखा, रूपक रहस्य किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की रचना है। और अगहन किसकी रचना है? महात्म्य अगहन महात्म्य किसकी रचना है? बैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। केवीएस प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। ठीक है, केवीएस प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? ठीक, तो अब क्या अभिधान दिया गया है? 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए तो आधुनिक काल क्या कहा गया? क्या कहा गया? आधुनिक काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हरिश्चंद्र जी ने किया। किसका किया? जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में अगर किसी ने प्रयोग किया है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। उत्तर बताइए दोस्तों। यह पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। कब का? 5 का प्रश्न है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से? गद्यकाल से। गद्यकाल भी आधुनिक काल को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अच्छा, गद्यकाल किसने कहा ये बताना है आप सभी को, ये भूल गए थे बताना। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ये आप सभी लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से कहा अभिहित किया है? तो गद्यकाल से। ठीक है, गद्यकाल से यह पंक्ति ऊपर लिखी हुई है। इस दृष्टि से इस काल को गद्यकाल भी कहा जा सकता है, रामचंद्र शुक्ल जी की यह पंक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताना है या एनवीएस टीजीटी 2022 का प्रश्न है। ठीक है, आप सभी को आंसर बताना है। गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार कौन है? तो गंगा अवतरण काव्य के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। ठीक है, तो गंगा अवतरण के रचनाकार जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं गंगा अवतरण के रचनाकार। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। प्रश्न का उत्तर बताना है, टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं ब्रज भाषा के। आप सभी को आंसर बताना है, आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए आप सभी लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, गंगा अवतरण इन्हीं की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? आप सभी को बताना है। ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के साथ। तो ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के साथ में जुड़ा है रत्नाकर शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी? उद्धव शतक है, गीतावली है, भ्रमर गीत है और रसवंती है। अब उत्तर आप सभी को बताना। यह टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। उद्धव शतक इसका आंसर होगा। क्या होगा? उद्धव शतक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसका आंसर बताना है आप सभी को। उद्धव शतक के लेखक कौन है? उद्धव शतक के लेखक कौन है? आप सभी को बताना है। रत्नाकर जी हैं। कौन है? रत्नाकर। तो रत्नाकर किसका नाम है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी लोग। यह टीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक जी किस भाषा में लिखा गया? तो ब्रज भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? ब्रज भाषा में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का उत्तर बताइए। केवीएस 2015 में पूछा गया पीजीटी का प्रश्न है। ठीक है, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है। तो खड़ी बोली में को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? ब्रह्म समाज का रहा है, प्रार्थना समाज का रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का रहा है कि आर्य समाज का रहा है? आंसर बताना है सभी को। आंसर बताइए आप सभी लोग। प्रार्थना समाज का, आर्य समाज का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का कि ब्रह्म समाज का? खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो आर्य समाज का रहा है। किसका? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी लोग। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं कौन? आप सभी को बताना है। दयानंद सरस्वती जी। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके सभी के लिए। यह 2014 में पूछा गया पीजीटी का प्रश्न है। ठीक है, ऊपर भी पीजीटी का ही प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों आप सभी लोग। यह उद्धव शतक में छंद बताना है आप सभी को कितने हैं?
116 है, 130 है, 120 है, 115 है, सॉरी 135 है। टीजीटी 2015 का प्रश्न है, आंसर बताना है आप सभी को। तो उसमें से कोई सही नहीं था। इसमें 118 छंद है, कितने? 118 छंद हैं, ठीक है। और इसको पूरा पैसेज आप सभी को देखना है, साथ में देखते हैं और बढ़िया अच्छे से डिस्कशन करते हैं। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन, यह पुस्तक याद रखना इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद मिश्रा जी की प्रश्न आता बनता है तो इसी से बनता है, ठीक है। खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। किस परंपरा का है? भ्रमर गीत परंपरा का, ठीक। याद रखना एक एक पॉइंट जो लाइन खींच के बताया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। वर्ण विषय क्या है? गोपी उद्धव संवाद, ठीक है। उद्धव शतक में गोपी उद्धव संवाद का वर्ण विषय है और भ्रमर गीत परंपरा का काव्य, इतना याद रखना है। अगला आगे दोस्तों देखते हैं। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है। कौन सा काव्य? विरह काव्य है। किस टाइप का काव्य है? विरह काव्य। आप सभी को याद रखना है। विषय पूछ लिया जाए तो वर्ण विषय है, ठीक है। इसमें संवाद किसका है? गोपी उद्धव का है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है, ठीक है। अगला देख आगे दोस्तों पढ़ लेते हैं। आगे क्या है? यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड। प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ। इसमें इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। तो श्रृंगार काव्य कुछ कुछ समीक्षक मानते हैं, लेकिन विरह काव्य इसको ज़्यादातर लोग मानते हैं, ठीक है। ज़्यादातर समीक्षक मानते हैं। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित देख लेते हैं। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसेस ऑन क्रिटिसिज्म इससे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है, ठीक है। याद रखना है आप सभी को। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगा अवतरण आप सभी लोगों ने प्रश्न भी आया, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। कल काशी, श्रृंगार लहरी, अगला है गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, फुटकर रचनाएं, यह आप सभी लोगों को याद रखना है। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन किया है। किसका? मासिक पत्रिका का। फारसी संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ, विद्वान, उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगा अवतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है। क्या पुरस्कार प्रदान किया, ठीक है, हिंदुस्तान एकेडमी प्रयाग ने। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं क्या है। अगला है 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति हुए। यह प्रश्न पूछा नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है उल्टा सीधा प्रश्न। आप सभी को आंसर देना है। अब रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई छंद में, दोहा छंद में, घनाक्षरी छंद में, किरोला छंद में? आप सभी को आंसर बताना है, ठीक। आंसर बताइए। यह प्रश्न दोस्तों आप सभी का है टीजीटी 2004 का प्रश्न है। 2004 का प्रश्न है। गंगा अवतरण आप सभी का रोला छंद में लिखा गया है। किस छंद में? रोला छंद में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। में इसका आंसर बताना है। यह एलटी ग्रेड 2018 का प्रश्न है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहाँ, कहन समय लगो में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव उत्कर्ष बोध होता है। क्या बोध होता है? भाव उत्कर्ष बोध होता है, ठीक है दोस्तों। थोड़ी जबान में छाला निकला हुआ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उच्चारण करने में, और कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर होता है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो आप सभी को बताना है। यह पूछा गया प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी में टीआरई 2 में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया 2023 में प्रश्न है। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, लल्लू लाल ने किया। देखते हैं, थोड़ा आप सभी को धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन एडजस्ट कर लेना, बोल रहे हैं वो सुन लेना। राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल बी ऑप्शन, सी है सदल मिश्र, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताना है सभी को। तो आंसर बताइए। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किस शीर्षक से किया था? तो शकुंतला शीर्षक से किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए अगला प्रश्न यह है, आप सभी को बताना है आंसर।
ये भी TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग बताइए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन स्टील ने किया था। एडिसन स्टील ने किया था। आप सभी को बताना है विचार किसका है। तो आंसर बताना है आप सभी को, विचार किसका है। तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। किसका विचार है? रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब स्टार्ट होता है भारतेंदु युग, क्योंकि 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ भारतेंदु सॉरी आधुनिक काल से संबंधित थे, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 22 प्रश्न वो सामान्य आधुनिक काल से थे। अब शुरू होते हैं युग। भारतेंदु युग शुरू होगा, दूसरा द्विवेदी युग शुरू होगा, फिर आगे ऐसे ही स्टार्ट रहेंगे। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। और पहला प्रश्न है भारतेंदु युग का। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को बताना है। कथन दिए गए हैं, पहले आप सभी को कथन देखना है, फिर तर्क देखना है। ठीक है, तो भारतेंदु युग में मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व है। ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व है, ये सही है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। यह आप सभी को बताना है आंसर। प्रश्न दोस्तों TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है, 2023 दिसंबर में हुआ था। तो क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, ये भी सही है। तो दोनों ए और दो, ए आ और बा दोनों सही है। ठीक है, तर्क और कथन दोनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न आप सभी को 24 नंबर बताना है। भारतेंदु भारतेंदु काल को किस काल की संज्ञा दी गई? आप सभी को आंसर बताना है। तो पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पैसेज आप सभी को थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन जो कहते हैं वो सुनते जाना। भारतेंदु काल को हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी गई है। द्विवेदी युग या द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा गया है। ठीक है, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया है। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या हिंदी साहित्य का इतिहास, तथा बच्चन सिंह द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह द्वारा लिखित है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित है हिंदी साहित्य का इतिहास। में भारतेंदु काल के लिए पुनर्जागरण काल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को यह याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न अभी देख लेते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, वह आप सभी को नाम बताना है। अब यह प्रश्न बार बार रिपीटेड है, आप सभी लोग देखेंगे कितनी बार रिपीटेड है। 2016 TGT का प्रश्न है, यह रिपीटेड है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। अगर जागरण सुधार काल कहा जाए तो द्विवेदी काल, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक, इतना याद रखना, बाकी सब मोह माया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब पैसेज आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला, अगर इसको कंठस्थ कर लेते हैं तो आप सभी के लिए यह उपयोगी होगा। ठीक है, भारतेंदु युग को डॉक्टर नागेंद्र पुनर्जागरण काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1885 से 1850 से 1885 ईस्वी के रचना काल को दृष्टि में रखकर विक्रम संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है, और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना जाता है। इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना अनिवार्य ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है, यह देख लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है। DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। कहाँ कब का है? DSSB PGT 2021 का प्रश्न है। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी केतन मन धन मूसें। इस पंक्ति के कवि कौन है? आप सभी को बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस पंक्ति के कवि हैं। भीतर भीतर सब जन चूसें, हंसी हंस के तब तन मन धन मूसें। ठीक है, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर आप सभी को लोगों को बताना है। यह बार बार रिपीटेड प्रश्न है। यह रिपीट कब कब हुआ है? PGT 2013 में रिपीट हुआ है, और NVS TGT में 2022 में रिपीट हुआ है। सोच लीजिए कब कब रिपीट हुआ, या 9 साल बाद रिपीट हुआ। तो रिपीट हो सकता है TRE 4 में भी। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं कुसूल। ये कविता किस पत्र में छपी थी? आप सभी को बताना है। तो हिंदी प्रदीप में यह छपी कविता थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बाद में देखते हैं, पहले इसका पैसेज का उस प्रश्न के पैसेज का थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग के समक्ष दिए गए पदबद्ध भाषण में स्वभाषा एवं स्वराष्ट्र के प्रति
दायित्व बोध और प्रेम फूट पड़ा। उनका यह भाषण हिंदी प्रदीप में छपा था। ठीक, इतना याद रखना, भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा दिया गया भाषण था जो हिंदी प्रदीप में छपा था। यह अगला प्रश्न दोस्तों है, ये भी आप सभी को बताना है। देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 2 में यह रिपीटेड प्रश्न है। आप सभी से कहा था यह रिपीट होगा और पहले ही रिपीट हो चुका है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत की मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कसूल। यह किसका कथन यहाँ पूछ लिया गया है? यह नहीं पूछा गया यह किसमें छपा था, लेकिन यह पूछ लिया गया है किसका कथन था। तो यह भारतेंदु हरीशचंद्र जी का कथन था। और यह कथन कब दिया गया था? ऊपर ये यहाँ यहाँ ये देख लीजिए, आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। भारतेंदु हरीशचंद्र के हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग के समक्ष दिए गए पद भाषण में स्वभाषा स्वराष्ट्र के प्रति दायित्व बोध और प्रेम फूट पड़ा था, तब उन्होंने यह भाषण दिया था। तो हिंदी वर्धनी सभा में यह भाषण दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तो उत्तर आप सभी को बताना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य में यह पूछा कब गया, देख लीजिए। यूके पीजीटी 2020 का प्रश्न है, मतलब अभी हाल ही का प्रश्न है, क्योंकि हिंदी आप सभी को पता है 15-20 साल का रिपीटेड होता है प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग धैर्य रख के सुनना, और आप सभी के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं, कौन है? आप सभी को बताना है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी है। यह इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, याद रखना। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। भाई और बहनों, यह महत्वपूर्ण पैसेज है, आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है, कहीं भटकना नहीं है। माना बोरिंग है सब्जेक्ट, लेकिन आप सभी को सुनना ध्यान से। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरीशचंद्र हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, यह प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी को कहा जाता है। उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। अब यह पूछ लिया जाएगा किस युग को हिंदी नवोत्थान का युग कहा जाता है, तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी के युग को। चलिए, यह देख लीजिए, एडिशनल जानकारी है, तो आप सभी को देखना चाहिए। भारतेंदु हरीशचंद्र के संदर्भ में आलोचकों का मत है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना आप सोच नहीं सकते। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। यह किसका कथन है, तो रामविलास शर्मा जी का कथन है। किसका? रामविलास शर्मा जी ने कहा है कि भारतेंदु युग का साहित्य जो है व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। अगला दोस्तों कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, यह आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होगा, और इसको रट्टा मार लीजिए। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वह नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक, गदर का साहित्य किसने किया है? किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक है, ये याद रखना, सब एक एक का बदला लिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने गलत भी कहा है। हिंदी साहित्य, मजाक कर रहे हैं, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। ठीक है, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण जो है भारतेंदु के माध्यम से ही अवतरित हुआ है। तो आप सभी याद रखना है और भूलना नहीं है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को, उन्होंने यह इतनी अच्छी बात कही। ठीक है, यह दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बताना है। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो किस उपन्यास से मानी जाती है? परीक्षा गुरु से, परीक्षा गुरु से मानी जाती है, और पीजीटी 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। तदीय समाज, क्या दोस्तों? तदीय समाज से किसका संबंध था? भारतेंदु हरीशचंद्र जी का था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों उस टाइम मैंने कहा था कि यह प्रश्न पूछा जाएगा, वही प्रश्न आ गया है। यह 2004 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह तो अब एसआई वगैरह वनडे एग्जाम्स में भी आता है। तो नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी को कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर बताना, आप सभी को बताना है। भारतेंदु हरीशचंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। यह उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया, 2014 का प्रश्न है। ठीक है, 46वें असिस्टेंट प्रोफेसर में भारतेंदु हरीशचंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? आप सभी को बताना है। तो 1880 में प्रदान की गई। कब? 1880 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का आप सभी को उत्तर बताना है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहें अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी के द्वारा लिखी गई हैं। यह दोस्तों प्रश्न आप सभी का केवीएस
प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। ठीक है, आंसर बताना था, आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा, आशा करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि शेयर कर दीजिए, जिससे भी सब्सक्राइब करवा पाइए चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए और लाइक करवा दीजिए। लाइक करवाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा और थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आप सभी के द्वारा। तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे आप सभी को उतना सपोर्ट इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा, यह आप सभी से वादा है। ठीक है, और आप सभी अगर 1% इस चैनल को देते हैं तो आप सभी को रिटर्न में 99% जोड़कर दिया जाएगा, तो 100% आप सभी को रिटर्न दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर भरोसा करके मुझे उत्साहित कर सकते हैं और मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, यही पंक्तियाँ अभी डिस्कशन की गई थी, लेकिन अब आप सभी को बताना है पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है। राजभक्त और देशभक्त में द्वंद्व, अंग्रेजों की खुशामद, स्थितियों से संतुष्ट, अधिक सुख सुविधा की कामना। आप सभी को आंसर बताना है। यह प्रश्न देख लीजिए किस में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया है और 2014 में प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो यह आप सभी का राजभक्त और देशभक्त में द्वंद्व, इस पंक्ति से भी यह दिखाई पड़ता है, इसी की बात हो रही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। यह दोस्तों किस में पूछा गया होगा प्रश्न, यह फॉर्मेट ही प्रश्न टीआरई 2 का है। टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है यह। रोवहु सब मिलकर अहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। या भारत दुर्दशा से ही ली गई पंक्ति है। ठीक है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है आप सभी को बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचनाकार हैं, इतना याद रखना, आप सभी का काम हो जाएगा। यह टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई यह बताना है आप सभी को। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन, यह किसकी पंक्तियां हैं, के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं, बद्री नारायण प्रेमघन के द्वारा। ये कि यह प्रेमघन जो उपाधि है, यह पूछी जाती है कि प्रेमघन किसकी उपाधि है, तो बद्री नारायण चौधरी जी की उपाधि है। यह टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न, आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। यह पीजीटी 2013 का प्रश्न है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की है, तो बालकृष्ण भट्ट ने की है। किसने की है, बालकृष्ण भट्ट जी ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का पैसेज देखना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि रचनाकार हैं। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना जाता है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है किसे, बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि कवि रचनाकार है, आप सभी को प्रतिनिधि रचनाकार हैं। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की। ठीक है, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे माना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी को माना है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। यह प्रश्न बार बार रिपीटेड हुआ है, आप सभी को याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी को देखने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बद्री नारायण प्रेमघन भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद काव्य, भारत सौभाग्य, वैश्य विनोद नाटक लिखा है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार और आलोचक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिकता के नवदूत माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिकता के नवदूत माने जाते हैं, इतना याद रखना। 40 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, तो आप सभी को आंसर बताना है। यही पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 4 में पूछा गया प्रश्न है। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लोग 40 नंबर प्रश्न पर पहुंचाए हैं और जल्द ही 20 क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएंगे। आप सभी से निवेदन है, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है, आप सभी को आंसर बताना है। ब्रज भाषा में, उर्दू में, खड़ी बोली में, अवधी में। खड़ी बोली में की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, खड़ी बोली में नहीं की है। एनवीएस टीजीटी में पूछा गया प्रश्न, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है, तो ब्रज भाषा में की है। किसमें की है, ब्रज भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज से संबंधित एक प्रश्न है। उर्दू में किस नाम से यह कविता किया करते थे, लिखा करते थे, आप सभी को बताना है। तो अब्र नाम से यह कविता लिखा करते थे। यह 2019
में पूछा गया, प्रवक्ता में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो लाला सीताराम जी ने किया है। यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आप सभी को बताना है। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अभी पीजीटी में और 2000 में पूछा गया प्रश्न है। सन 2000 में पूछा गया प्रश्न पीजीटी का प्रश्न है, ठीक है। आंसर बताना है आप सभी को। फूलों का गुच्छा कविताओं का संग्रह है। उसी खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, या क्योंकि केवीएस में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? आप सभी को आंसर बताना है। हरिश्चंद्र, प्रेमगढ़, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त, व्यास। आंसर बताना है आप सभी को। केवीएस प्रवक्ता 2014 का प्रश्न है। हरिश्चंद्र, प्रेमगढ़, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त, व्यास, यह सब भारतेंदु कालीन कवि हैं, ठीक है। याद रखना, हरिश्चंद्र, प्रेमगढ़ और प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त, व्यास, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। यह प्रश्न कौन सा था? यह 44 नंबर प्रश्न था। 45 नंबर प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। थोड़ा धुंधला दिखा होगा, हम बोलते हैं, आप लोग सुनते जाना। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? यह बताना है आप सभी को। बालकृष्ण भट्ट नहीं है, कि प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, कि श्रीनिवास दास नहीं है। आप सभी को आंसर बताना है। तो कौन नहीं? बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, श्रीनिवास दास है, प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है। यह सब भारतेंदु युगीन रचनाकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह पीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए दोस्तों, 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। 2009 का प्रश्न है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? आंसर बताना है आप सभी को। बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, ऊपर कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट नहीं, प्रताप नारायण मिश्र नहीं, श्रीनिवास दास नहीं। तो श्रीनिवास दास भारतेंदु युग का नहीं है, ठीक। निबंधकार भारतेंदु युग के नहीं है। कौन? श्रीनिवास दास। यह परीक्षा पीजीटी 2009 का प्रश्न है, ठीक। आंसर बता दिया आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, श्रीनिवास मिश्र और रायकृष्ण दास। तो प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु युगीन लेखक हैं, ठीक है। इतना याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। इनमें भारतेंदु युग का साहित्यकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आप सभी को बताना है। भारतेंदु युग का साहित्यकार नहीं है। बालकृष्ण भट्ट नहीं है, प्रेमचंद्र नहीं है, ठाकुर मोहन सिंह नहीं है, कौन नहीं है? तो प्रेमचंद्र अगर दिया है तो प्रेमचंद्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख। इसका बताइए आंसर आप सभी लोग। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, कब दिया था? 1884 ईस्वी में दिया था, ठीक है। इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम लोग 49 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? आप सभी को आंसर बताना है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। 49 नंबर प्रश्न है। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह पैसेज पढ़ लीजिए, आप सभी को अंदाजा लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था। यहाँ भारतेंदु कालीन कविता की मुख्य विशेषता देखना है सभी को। देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है जनवादी विचारधारा, तीसरा है प्राचीन पारपाटी की कविता, कलकत्ता का अभाव, ठीक है, काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग्य, समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। यह 7 जो है मुख्य विशेषता है, आप सभी को याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लोग देख रहे हैं 50 नंबर प्रश्न। भारतेंदु युग के नाटककार हैं? तो श्रीनिवास दास जी क्या है? भारतेंदु युग के नाटककार हैं। अगर कहानीकार पूछा जाए तो कहानीकार नहीं है, आप सभी को याद होना चाहिए। 51 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है आप सभी को। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे दीक्षित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? यह बताना। प्रेम सागर का नहीं था, लाल चंद्रिका का नहीं था, रानी केतकी की कहानी का नहीं था। यही सही है, रानी केतकी की कहानी का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? तो रामचंद्र शुक्ल थे, गोविंद नारायण मिश्र थे, कि बद्रीनाथ भट्ट थे, कि बद्रीनारायण चौधरी थे? आप सभी को आंसर बताना। तो बद्रीनारायण चौधरी थे। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्रीनारायण चौधरी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग। यह पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सोच लीजिए, पीजीटी का प्रश्न है, यह 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था, ठीक है। भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे, आप ये बताना है सभी को। तो
कथन ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर बताइए। यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कितनी बार रिपीटेड है। टीजीटी 2021 में और जीएससी प्रवक्ता 2021 में, दोनों बार रिपीटेड है 2021 में। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? आप सभी को बताना है, तो कालचक्र में अंकित किया था। किसमें? कालचक्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। क्यों? कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। 56 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक, रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? यह डीएसएसबी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भारतेंदु युग आधुनिक युग में। तो भारतेंदु युग डिस्कशन हो गया, भारतेंदु युग डिस्कशन हो गया है। अगर कहीं कुछ छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आप सभी का रिप्लाई हो जाएगा। अगर गलती हो गई होगी कहीं तो क्षमा करना, त्रुटि भूल सुधार में कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करना, अगर कहीं गलती होगी तो आप सभी को वहीं देखने को सुधार मिल जाएगा। दोस्तों अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए या ना कीजिए, वीडियो को लाइक करने से थोड़ा मुझे मनोबल मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं और आप सभी तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, इतना ध्येय रहता है और आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो आप सभी को कम से कम 5,000, 4,000, 6,000 रुपये तक का देकर पेड बैच लेकर आप सभी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी लोग गारंटेड हैं 80 में से 75 प्रश्न लाएंगे, 80 में से 75 प्रश्न सही करके आएंगे। अगर यह सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं और अब मेरे द्वारा डिस्कशन किए गए नोट्स अगर डिस्कशन कर लेते हैं तो आप सभी के प्रश्न कहीं से नहीं छूटेंगे। दोस्तों हम लोग अभी क्या डिस्कशन कर रहे हैं? साहित्य डिस्कशन कर रहे हैं। क्या? साहित्य। इसके बाद हम लोग व्याकरण डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिस सेट आप सभी का चल ही रहा है। अगर तीन यह चीज़ें आप सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा। आप सभी लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सभी की 80 में से 75 प्रश्न कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और बाकी 40 जो सामान्य अध्ययन का आता है उसमें भी 32 प्रश्न आप सभी को ऐसे प्रैक्टिस सेट, ऐसे जो है क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि आप सभी लोग 100% करके आएंगे, एक एक प्रश्न सही। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं विदा। और वही निवेदन है, वही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।